हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम अपनी इस वीडियो में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कवर करेंगे, और जिसका लेटेस्ट नाम एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट है। और ये नाम क्यों चेंज हुआ मैं आपको ये भी बताऊंगा। इससे पहले आप बता दें कि आपका इनकम टैक्स का पेपर कैसा गया और आगे वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। ठीक है, सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एक्ट, जो कि आपका है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, और इसका लेटेस्ट नेम है आपका एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, दोनों सिमिलर हैं। ये नेम चेंज क्यों हुआ था? सबसे पहले एक छोटी सी बात आप जान लें कि वर्कमैन, यहाँ पे मैन को स्पेसिफाइड कर दिया गया था। ठीक है, कि भाई बस यहाँ पे मैन ही मैन स्पेसिफाइड हुआ था। बट जैसे आप सभी को पता है कि भाई जो आपकी एम्प्लॉयज होती हैं वो आपकी वुमेन्स भी होती हैं। सो इसीलिए उन्होंने वर्कमैन को नाम चेंज किया और रखा एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1928। ठीक है, और ये चेंज कब आया था? ये आया था आपका वर्कमैन कंपनसेशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 में। ठीक है, इतना बात आपको पता चल गई। अब दूसरी चीज, ये कहां तक एक्सटेंड है, मतलब ये कहां कहां पे एप्लीकेबल है, कौन कौन सी जगह पर ये एप्लीकेबल है। ये आपका होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग JNK। ये जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। ये इफेक्टिवली मतलब ये काम करना ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था आपका 1 जुलाई 1924 में। ठीक है, अभी जैसा आप समझ रहे हैं कि भाई कंपनसेशन मतलब कि कंपनशिएट करना, तो ये एक्ट आपको यही बताएगा कि भाई किसको कब और कैसे कंपनशिएट करना है। ठीक है, सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? इट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज। ठीक है, ये एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये कंपनशिएट किसको देगा? जो डिसेबल होगा। ठीक है, जो जॉब करते करते जिसकी चोट लग गई और वो डिसेबल हो गया, ये उसको कंपनसेट करेगा। ठीक है, तीसरा, ये आपको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएगा। और ये सिक्योरिटी टू एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय के मन में एक सिक्योरिटी रहेगी कि भाई हाँ, यहाँ पे आपकी मेडिकल फैसिलिटी है और यहाँ पे आपको कंपनसेशन भी मिलता है, तो यहाँ पे जॉब करना वर्थ इट है। ठीक है, उस हिसाब से ये एम्प्लॉयज को एक सिक्योरिटी काइंड ऑफ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये इसके छोटे से ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, आपको इस एक्ट का बेसिक पता चल गया। अब अपन लोग इसके थोड़ा गहराई में जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके अंदर आपके 36 सेक्शन है, जो आपके 4 पार्ट में डिवाइड है। उसके बाद इसके अंदर 4 शेड्यूल हैं। शेड्यूल आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके आगे रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, 36 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल इसमें है, इस एक्ट में। शेड्यूल 1 के अंदर क्या है? शेड्यूल 1 के अंदर आपकी डिसेबलमेंट है। भाई डिसेबलमेंट कैसे होती है? चोट लगने के बाद, मतलब यहां पे क्या है? लिस्ट ऑफ इंजरी डीम्ड टू बी रिजल्ट इन डिसेबलमेंट। डीम्ड का वर्ड मतलब अभी डिसेबलमेंट नहीं हुई है आपकी, इसमें उन सभी इंजरी की लिस्ट है जिससे डिसेबलमेंट हो सकती है या फिर जो डिसेबलमेंट के अंडर आ सकती है। ठीक है, इसके अंदर जो डिसेबलमेंट है वो 2 तरीके के होते हैं, टोटल डिसेबलमेंट एंड पार्शियल डिसेबलमेंट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड शेड्यूल क्या कहता है कि लिस्ट ऑफ पर्सन हु सब्जेक्ट टू ए प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2(1) क्लॉज डी आर इंक्लूडिंग इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब इसमें आपके लिस्ट ऑफ पर्सन और एम्प्लॉय स्पेसिफाइड है। ठीक है, शेड्यूल 2 में। इसके बाद शेड्यूल 3 में आपकी लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज है, मतलब कि आपकी जो काम करते करते डिसीज होती हैं वो आपकी लिस्टेड है शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 4 में फैक्टर्स फॉर वर्किंग आउट ऑफ लमसम इक्विवेलेंट फॉर ऑफ कंपनसेशन अमाउंट इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबल एंड डेथ, मतलब कि छोटा छोटा बता रहा हूं। शेड्यूल 4 में आपके कंपनसेशन लिस्टेड है। ठीक है, समझ में आ गई? छोटी छोटी बात आपको इसमें समझ में आ गई होगी कि शेड्यूल 1 में आपकी इंजरीज हैं, शेड्यूल 2 में आपकी लिस्ट ऑफ पर्सन और डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय है, शेड्यूल 3 में आपकी ऑक्यूपेशनल डिसीज है, शेड्यूल 4 में आपके कंपनसेशन लिस्टेड है कि भैया आपको कंपनसेशन किसको कब और कैसे देना है। अभी है आपका जो आपका मेन है कि क्या ये सारी फैक्ट्री में एप्लीकेबल है? नहीं। क्या ये सारे एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल है? नहीं। ये किन किन एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल नहीं है? जो आपके ESI एक्ट 1948 के अंडर कवर्ड हैं, जो एम्प्लॉय
आपके ESI एक्ट 1948 के अंडर कवर्ड हैं, वो एम्प्लॉय वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में कवर्ड नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? कुल मिला के दो आपके एक्ट हैं, ए और बी। जो बी में कवर्ड है वो ए में कवर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला था? डिसेबलमेंट। डिसेबलमेंट होती क्या है ये जान लो। डिसेबलमेंट का मतलब होता है कि भाई आपकी लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, मतलब आपकी कमाई करने की क्षमता कम हो गई। ठीक है, और आपकी कमाई करने की क्षमता कम हो गई इन द सेंस कि पहले आप 10,000 रुपीज कमाते थे, बट अब आप 10,000 रुपये नहीं कमा सकते, तो अब डिसेबलमेंट हो, अब डिसेबल हो। ठीक है, डिसेबल कब हो गए? जब आपको इंजरी लगेगी। सो यह आपका डिसेबलमेंट का छोटा छोटा मीनिंग होता है। ठीक है, इन शॉर्ट, रिड्यूस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए एम्प्लॉय एज ए रिजल्ट ऑफ सम एक्सीडेंट। ठीक है, समझ में आ गई? हाँ जी सर, आ गई। अभी इसमें दो चीज हैं, टोटल डिसेबलमेंट एंड पार्शियल डिसेबलमेंट। अभी अपन लोग पहले पढ़ते हैं हम पार्शियल डिसेबलमेंट होता क्या है। पार्शियल का मतलब है, एक बात समझो कि मेरे पास फॉर एन एग्जांपल देयर इज पर्सन ए एंड पर्सन ए के पास 5 तरीके की स्किल है, मतलब वो 5 तरीके की जॉब कर सकता है। जॉब को मान लो आप 1 2 3 4 5, वो 5 तरीके की जॉब कर सकता है, बट उसको लग गई चोट। भाई वो पहले जॉब 3 करता था और उसको चोट लग गई। पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब है अब वो जॉब 3 नहीं कर पाएगा, बट ही कैन डू जॉब 4, जॉब 5, जॉब 2 और जॉब 1। पार्शियल का मतलब वो नहीं होता कि वो छोटे समय के लिए डिसेबल है। ठीक है, पार्शियल का मतलब वो नहीं होता। पार्शियल का मतलब होता है कि भाई वो बस जो जॉब वो पहले कर रहा था वो जॉब नहीं कर पाएगा। अभी इसके अंदर दो चीजें आपकी, टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक है, जो टेम्परेरी का मतलब क्या है, जो मैंने अभी बताया वही आपका टेम्परेरी का मतलब है। ठीक है भाई, पार्शियल डिसेबलमेंट की कुछ एज सच डेफिनेशन नहीं है। पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब वही है कि आपकी इंजरी हो गई, आप पूरे डिसेबल्ड नहीं हो, आप कुछ काम कर सकते हो। ठीक है, सो टेम्परेरी का क्या मतलब है? रिड्यूस अर्निंग कैपेसिटी इन एम्प्लॉयमेंट ही वॉज इंगेज्ड एट टाइम ऑफ एक्सीडेंट। मतलब भाई पहले वो 10,000 रुपीज अर्न करता था जॉब 3 से। ठीक है, जॉब 1 से वो 8,000 कर सकता है, जॉब 2 से वो 9 कर सकता है, जॉब 3 से वो 7 कर सकता है और जॉब 5 से वो 6 कर सकता है। बट वो भी 10,000 अर्न नहीं कर सकता, उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई। वो बाकी तरीके की जॉब कर सकता है, बट उसकी अर्निंग क्या होगी? कम होगी। वो क्या है? टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट। ठीक है, उसके बाद है आपकी परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि भाई वो कोई सी भी जॉब नहीं कर सकता। परमानेंट हो गया भाई, वो कोई से भी तरीके की जॉब नहीं कर सकता, विच ही वॉज कैपेबल अर्लियर। ठीक है, बट जैसे मैंने बोला पार्शियल, भाई पार्शियल है मतलब वो कुछ समय के बाद जॉब कर सकता है। बट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई पर्सन ए को डिसीज हो गई है और वो 1 साल तक ठीक नहीं हो सकता। वो 1 साल तक ठीक नहीं हो सकता मतलब वो 1 साल तक कोई सी भी जॉब नहीं कर सकता, तो वो आपका क्या हो गया? परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। वहीं पर्सन ए को चोट लग गई है और वो 1 साल तक जॉब नहीं कर सकता, बट वो 1 साल तक बस एक जॉब नहीं कर सकता, वो बाकी जॉब तो कर सकता है। तो ये क्या है आपका? टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, आ गई। अब है आपका टोटल डिसेबलमेंट। ठीक है, टोटल डिसेबलमेंट, भाई वो टोटल डिसेबलमेंट है मतलब वो अब काम नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल पैरालाइज हो गया आपको, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है भाई? इट मीन्स सच डिसेबलमेंट वेदर ऑफ ए टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक है, वेदर ऑफ ए टेम्परेरी और परमानेंट इन नेचर एज इनकैपेसिटीज। ठीक है, मतलब भाई अब वो जॉब ही नहीं कर सकता, वो आपका परमानेंट या फिर टोटल डिसेबल है। छोटी छोटी चीज आप ये मान लो। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई शेड्यूल 1 में आपके 2 पार्ट हैं, दैट इज टोटल डिसेबलमेंट पार्ट 1 है, पार्ट 2 है आपका पार्शियल डिसेबलमेंट। ठीक है भाई, पार्ट 1 में टोटल कैसे याद रखना है? मतलब भाई आपकी
रैंक आई है 1, ठीक है, आपकी रैंक 1 आई है, आपने सब कुछ खत्म कर डाला, सब कुछ मतलब टोटल, ठीक है। वहीं आपकी रैंक आई है 2, भाई आपकी रैंक 2 आई है मतलब आपने कुछ कुछ छोड़ दिया था, इसकी वजह से आपकी रैंक 2 आ गई, मतलब यहाँ पे हो गया आपका पार्शियल। तो इससे आप ये याद रख सकते हो, सिली एग्जाम्पल बस, बट अगेन इट इज इफेक्टिव, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है, शायद आपको भी हेल्प कर जाए, ठीक है। सो अब इसमें क्या लिखा है आगे, इस्लामिक इस एक्ट में क्या लिखा है, जो आपकी चोट शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में है, ठीक है, जो जैसा मैंने बताया था भाई इसमें लिस्ट ऑफ इंजरी है, सो कुछ लिस्ट ऑफ इंजरी पार्ट 1 में है, मतलब कुछ लिस्ट ऑफ इंजरी टोटल डिसेबलमेंट के अंडर आती है, बाकी लिस्ट ऑफ इंजरी पार्शियल डिसेबलमेंट के अंडर आती है, ठीक है। सो जो आपकी इंजरी पार्ट 1 में है और शेड्यूल 1, वही आपकी इंजरी टोटल इंजरी कहलाएगी, उसके अलावा टोटल इंजरी नहीं कराएगी। इसमें आपकी 300 समथिंग लिस्ट है, ठीक है, जो कि जो इंजरीज की लिस्ट है भाई आपके, अगर ये हो जाएगा देन आप टोटल डिसेबल कहलाओगे, ठीक है। वहीं कुछ इंजरी ऐसी हैं भाई जो पार्शियल है, पार्शियल आपकी शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में है, सो इसमें क्या बोला है, आपकी वही इंजरी पार्शियल इंजरी कहलाएगी जो आपकी शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में होंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आंसर आ रही है, नहीं आ रही फिर से आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो, फिर से देख लो, मैं फिर से नहीं बोल सकता वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम भाई कुछ कंडीशन होती है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया आपने भी जैसा मैंने अभी आपको बताया, फॉर एवरी इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1, जैसे एक मैंने यहाँ पे इंजरी का नाम लिखा है लॉस ऑफ बोथ हैंड, पार्ट 1 में टोटल इंजरी आती है, मतलब लॉस ऑफ बोथ हैंड आपकी टोटल इंजरी है, आपकी टोटल डिसेबल हो, मतलब अगर आपके दोनों हाथ कट गए तो आप टोटल डिसेबल कहलाओगे, ठीक है। सो यही आपकी टोटल डिसेबलमेंट की पार्ट होते हैं, लिस्टेड है उसमें जो, ठीक है। अभी दूसरी क्या है, अगर आप पार्शियल डिसेबलमेंट हो तो आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो आपकी 100% से भी ज्यादा हो सकती है। वो कैसे हो सकती है आप ये जानो भाई, जैसे मैंने बताया था पहले भी, शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में आपकी पार्शियल है। सो फॉर एन एग्जांपल आपका एक हाथ की एक फिंगर कट गई, सो उसमें क्या लिखा है कि अगर आपकी है एक हाथ की एक फिंगर कटेगी तो आप 50% डिसेबल हो, वहीं अगर आपका एक हाथ कट जाएगा तो आप 60% डिसेबल हो। लेट्स से कि मेरा लाइक मैं जॉब करता था, मेरा एक हाथ कट गया और मेरे दूसरे हाथ की एक उंगली कट गई, ठीक है। सो मेरी अर्निंग कैपेसिटी कितनी कम हुई है, 10%, ठीक है, मेरी अर्निंग कैपेसिटी कितनी कम हुई है, 10%। सो इससे एक्ट में क्या लिखा है कि आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है, पार्शियल अर्निंग कैपेसिटी, वो आपकी 100% से भी ज्यादा हो सकती है। अब यहां पढ़ लो, फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 देयर ऑफ वेयर द एग्रीगेट परसेंट ऑफ द लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी एज स्पेसिफाइड इन सेड पार्ट 2, मतलब वो बस पार्ट 2 के अंडर होंगी तभी कहलाएगी, अगेंस्ट दोज इंजरी अमाउंट टू 100% और मोर, वो 100% भी हो सकती है और वो 100% से ज्यादा भी हो सकती है, ये आपकी कंडीशंस हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपका भाई एम्प्लॉय कौन होता है, ये आपको छोटा सा होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ अगर मैं वीडियो में बताऊंगा तो आप मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, जो कि मैं देख रहा हूँ, ठीक है। सो थोड़ी सी मेहनत खुद भी करो। एम्प्लॉय की डेफिनेशन देखो, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में एम्प्लॉय कौन होते हैं आपको ये चेक करना है, ठीक है, गूगल पे जाके कहीं से भी देखो, बट ये देखना ही आपको इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है तो देखना जरूरी बनता है, ठीक है। इसके बाद मैं एम्प्लॉय के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं इसमें कि कौन एम्प्लॉय नहीं होते। भाई एम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन वर्किंग इन द आर्म फोर्सेस, मतलब जो बारूद का काम करते हैं, यू नो दैट, जो आर्म फोर्स में काम करते हैं यूनियन के लिए, ठीक है। सो वो आपके एम्प्लॉय नहीं होते, मतलब वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में कवर्ड नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरा है एम्प्लॉय एम्प्लॉयड थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर। इस केस में क्या होता है कि भाई एक है आपका एम्प्लॉयर ए, ठीक है, और एक आपका कॉन्ट्रैक्टर है बी। ए ने क्या कहा कि बी से कि भाई मुझे चाहिए एम्प्लॉय, और बी ने सी को जॉब दे दी ए के ऑफिस में, ठीक है। सो इस केस में क्या होता है, अगर सी
अगर सी को कुछ चोट लगती है और वो इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, सो इस केस में जो आपका कंपनसेशन है वो आपका एम्प्लॉयर देगा, कॉन्ट्रैक्टर नहीं देगा। क्या बोला मैंने कि अगर आपका एम्प्लॉय किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एम्प्लॉयड हुआ है आपकी कंपनी में और अगर उसी एम्प्लॉय को चोट लग जाती है, सो कंपनसेशन एम्प्लॉयर देगा, कॉन्ट्रैक्टर नहीं देगा। भले ही एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर से बाद में पैसे ले ले, बट जो कंपनसेशन है वो आपका एम्प्लॉयर ही देगा। बात समझ में आ गई इसमें? हाँ जी सर, आगे छोटी सी बात बताई थी आपने तो ये बहुत ज्यादा। अभी दूसरी चीज पढ़ रहे हैं हम, थोड़ी सी बड़ी बात है ये, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लें क्योंकि ये इसकी कह सकते हैं ना कि बैकबोन है। इसके अलावा ये एक्ट पूरा अधूरा सा लगता है। सो इसमें क्या होता है कि भाई कब एम्प्लॉयर लायबल है पे करने के लिए, मतलब कब किस किस कंडीशन में एम्प्लॉयर के ऊपर लायबिलिटी है कि वो कंपनसेशन दे। पहली क्या है, इंजरी कॉज टू बी एम्प्लॉयड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो वही इंजरी, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स से कि एम्प्लॉय ए XYZ काम कर रहा था, ठीक है, और वो काम करते करते ए को लग गई चोट। सो इस केस में एम्प्लॉयर लायबल है पे करने के। दूसरा, अगर उस ए की चोट 3 दिन से ज्यादा है, सो एम्प्लॉयर लायबल है पे करने के लिए कंपनसेशन, ठीक है। अभी एक बात समझो कि एम्प्लॉयर हर बार लायबल नहीं होता पे करने के लिए, ठीक है। सो लायबल कब नहीं होता, अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो क्वेश्चन में भी पेपर में भी आता है। सबसे पहला, अगर जो आपकी चोट है, ठीक है, और उस चोट ने आपको पार्शियल डिसेबल बना दिया, बट आपकी चोट 3 दिन के बाद ठीक हो गई, तो इस केस में एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा कंपनसेशन पे करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है अल्कोहलिक कंडीशन में, ड्रग लेके, दारू पी के वो काम कर रहा है, तो भाई इस केस में भी एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। उसके बाद एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर का कहना नहीं माना और वो काम करने बिना सेफ्टी के चला गया, सो इस केस में भी एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा, ठीक है। लेट्स से कि भाई ए है, ए ने करी जॉब और ए ने बी का डिसओबे कर दिया कि भाई बी ने कहा था आप ये सेफ्टी गार्ड पहन लो, सेफ्टी सूट पहन लो जब भी जॉब करना ये वाली, बट ए ने उसका कहना नहीं माना और वो डिसेबल हो गया, ठीक है। सो उस केस में भी एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। उसके बाद अगर एम्प्लॉय ने विलिंगफुल जो आपके सेफ्टी गार्ड है, सेफ्टी सूट है, वो अपना विलिंगफुल रिमूव किया है, उस केस में भी आपका एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। टैक्स पे कह रहा हूँ, इनकम टैक्स दिमाग में घूम रहा है अभी। उस केस में भी आपका एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा कंपनसेशन पे करने के। बात समझ में आ गई? ठीक है। अभी एक बात समझ लो, जो मैंने आपको अभी कंडीशन बताई है कि भाई उस केस में एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा कंपनसेशन पे करने के लिए, बट अगर लेट्स से कि ए ने बी का कहना नहीं माना, बट ए की हो गई डेथ, ठीक है, ए की डेथ हो गई, वरना वो परमानेंट टोटल डिसेबल हो गया, इस केस में एम्प्लॉय पे करने के लिए लायबल होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। अगर भाई ए ने कहना नहीं माना था बी का और वो पार्शियल डिसेबल हुआ है, उस केस में एम्प्लॉयर पे नहीं करेगा, बट अगर उसने कहना नहीं माना, स्टिल उसकी डेथ हो गई है या फिर वो परमानेंट टोटल डिसेबल हो चुका है, सो उस केस में एम्प्लॉयर लायबल होगा पे करने के लिए, ठीक है। सो ये आपकी प्रोविजंस आप कह सकते हो। क्वेश्चंस में जो आपके पेपर में आता है वो आपका आता है प्रोविजंस रिगार्डिंग एम्प्लॉयर लायबल फॉर कंपनसेशन, लाइक दैट, इस हिसाब से वो आ सकता है। तो आपको इसको प्रोविजन की तरह समझना है कि भाई एम्प्लॉयर कब कब पे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि एम्प्लॉयर एक और चीज में लायबल है पे करने के लिए, वो कौन सी है? एक चीज और समझ लो, कंफ्यूज मत होना। अगर यहाँ पे कंफ्यूज आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही है तो वीडियो को पॉज करो, ठीक है, लंबी सांस लो, वीडियो को 2 मिनट पहले पीछे फिर से करो जहां पे मैंने ये वाली वीडियो स्टार्ट करी थी लायबल वाली, देन अगेन देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अभी एक और केस में एम्प्लॉयर लायबल है पे करने के लिए, वो केस कौन सा है? देखो, ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, कुछ जॉब ऐसी होती है, लेट्स से कॉयल की हो गई, ठीक है, उसमें आपकी स्किन डिसीज हो सकती है, या फिर कोई ऐसी जॉब हो गई जो आपको धीरे धीरे आपको बीमार करती है, सो आपकी ऑक्यूपेशनल डिसीजेज होती हैं, ठीक है।
सो अगर आपको ऑक्यूपेशनल डिसीज हुई है, इवन इफ देयर इज नो फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉयर, भाई आप डेली जॉब करने जा रहे हो और आपको वो जॉब सूट नहीं करी, आप किसी केमिकल फैक्ट्री में जॉब करते हो, आपको वो जॉब सूट नहीं करी और आपकी हो गई तबीयत खराब, अच्छे लेवल वाली, और आपको डिसीज हो गई एक, उस डिसीज को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिसीजेज। सो इस डिसीज में भी एम्प्लॉयर पे करेगा, इवन इफ देयर इज नो फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉयर, इस केस में भी वो पे करेगा अगर एम्प्लॉय को ऑक्यूपेशनल डिसीजेस हुई है तो। अब ये बताओ बच्चों, ऑक्यूपेशनल डिसीजेस कौन से शेड्यूल में है? वो है आपके शेड्यूल 3 में, ठीक है। कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल 3 में। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन। अब आ गई हमारे काम की बात, भाई हम अमाउंट कैसे पे करेंगे। हमने अभी तक क्या किया, कंपनसेशन क्या होता है, कंपनसेशन कब पे करते हैं, अब हम पढ़ेंगे कंपनसेशन कैसे पे करते हैं। कुछ इसमें कैलकुलेशंस होती हैं, और तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अगेन कह रहा हूँ। तो इसमें कैसे पे करते हैं, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल। इसमें क्या होता है, अगर एम्प्लॉय को पार्शल या फिर टोटल डिसेबलमेंट है, उस केस में डिफरेंट है। अगर एम्प्लॉय की डेथ हुई है, उस केस में डिफरेंस है। अगर एम्प्लॉय पार्शल या फिर टोटल है, उस केस में एम्प्लॉय को मिलेगा कंपनसेशन। वहीं अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, तो उस केस में डिपेंडेंट को क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। यही आपका दूसरा क्वेश्चन या फिर आप दूसरा होमवर्क कह सकते हो, वो आता है हु इज डिपेंडेंट, ठीक है। और जो मैं कॉन्सेप्ट कवर नहीं करा रहा, वो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में कवर हो जाएंगे, तो आप अगेन उसकी चिंता मत करें। कमेंट बॉक्स में बन डाले कि सर आपने डिपेंडेंट नहीं पढ़ाया, वो आपका अनकवर्ड कॉन्सेप्ट में कवर हो जाएगा, ठीक है। सो इन केस ऑफ डेथ एंड टोटल डिसेबलमेंट, कंपनसेशन मस्ट बी पेड थ्रू द कमिश्नर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी डेथ या फिर टोटल डिसेबलमेंट है, सो उस केस में कमिश्नर ऑफ एम्प्लॉय ही आपको कंपनसेशन पे करेगा, और वो कमिश्नर आपका अपॉइंट होगा बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चीज अब हम पढ़ते हैं, वो है आपका, अगर आपकी डेथ हो चुकी है तो आपका कंपनसेशन कैसे बनता है। इसका छोटा सा फॉर्मूला है 50% ऑफ योर वेज ऑफ योर मंथली वेज, 50% ऑफ योर मंथली वेज मल्टीप्लाई फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ वर्कर। इसका बात आप ये जानना कि जितनी ज्यादा आपकी एज होगी, आपको उतना कम कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई वेजेस विच इज मंथली वेज मल्टीप्लाई फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ वर्कर, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो मिनिमम कंपनसेशन है वो आपका 80,000 है, विच इज अनअपडेटेड, मतलब ये अपडेटेड नहीं है, शायद अपडेट में चेंज हुआ है। तो अगर किसी को पता है कि अपडेट क्या है, आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, सबकी भी और हमारी भी हेल्प करें, ठीक है। इसके बाद जो आपको बाकी के एडिशनल एक्सपेंस है, वो आपको 2500 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, शायद ये अब नहीं मिलते। सो अगेन अगर किसी को पता हो तो डाल दो, वरना अगर आप पेपर में यही लिख के आते हो तो कोई गड़बड़ नहीं है, बस उसके आगे अनअपडेटेड लिख देना, ठीक है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। उसके बाद है इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट। इसमें क्या होता है भाई, 60% ऑफ मंथली वेजेस, यहाँ पे क्या था डेथ के टाइम पे 1/2 ऑफ योर वेजेस, दैट इज 50% ऑफ योर वेज। यहाँ पे 60 क्यों है, क्योंकि आप जिंदा हो, आपके और भी खर्चे हैं, तो यहाँ पे इसलिए 60 है, आप ऐसे याद रख सकते हो। बाकी फॉर्मूला सेम है, डिपेंडिंग ऑन द एज, फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द एज, ये आपका सेम है। इसके न्यूमेरिकल नहीं आते तो आप टेंशन मत ले, ठीक है। इसका भी कुछ है, दूसरी कंडीशन क्या है कि आपकी जो मिनिमम कंपनसेशन है वो आपको 90,000 है, अगेन इट इज अनअपडेटेड। वहीं अगर आप पेपर में ये वैल्यू लिख के आते हो 90,000, सो उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा दैट दिस इज अनअपडेटेड वैल्यू। अनअपडेटेड वैल्यू में भी वेरी, ठीक है, मतलब वो चेंज हो सकती है, आप ये लिख के आना, क्योंकि ये लॉ है और लॉ में आप छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। अभी इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। भाई इस केस में आपको जो भी आपको कंपनसेशन मिलेगी वो आपको परसेंटेज के हिसाब से मिलेगी, परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ फंडिंग कैपेसिटी। फॉर एन एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि भाई मेरी सैलरी आपकी है 10,000 और मेरी जो लॉस ऑफ फंडिंग कैपेसिटी है वो आपकी 150% है, सो आपको 15,000 कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ये मत समझना, आपको कुछ परसेंटेज
यू कैन से कि परसेंटेज स्पेसिफाइड होता है, वो आपको कुछ परसेंटेज मिल जाएगा। लेट्स से कि मैंने कहा कि भाई आपको 75% ऑफ योर लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी मिलेगी, तो आपको 15% का आप क्या निकालोगे, 3/4 निकाल दोगे, दैट इज 75%। ठीक है, सो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये मैं फॉर्मूले टाइप क्यों बता रहा हूं, जिससे कि आपका कंटेंट बढ़े। इससे कंटेंट कैसे बढ़ेगा, अगर उसने पूछ लिया कि भाई व्हाट इज द प्रोविजन टू पे कंपनसेशन, तो सबसे पहले आपने लिख दिया इन केस ऑफ डेथ, डेथ में आपने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले के बाद आपने जो आपका मिनिमम कंपनसेशन है वो लिख दिया, उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल करके अपने हिसाब से एक न्यूमेरिकल बना दिया। ठीक है, सो आपको इससे कंटेंट बढ़ेगा और एग्जामिनर देख के वो खुश भी हो जाएगा कि भाई आपको आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई सर जी, आ गई। अब जो तीसरा पॉइंट है दैट इज टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ केस, या आपका कंपनसेशन में ऐड आप कर सकते हो कंटेंट बढ़ाने के लिए, प्रोविजंस रिगार्डिंग कंपनसेशन, उसमें भी आप ऐड इसमें कर सकते हो, वरना आप नेक्स्ट में लिख दो, आपकी मर्जी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस, मतलब आपको 3 महीने के अंदर अंदर अपना कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। मतलब अगर एम्प्लॉय ने बता दिया कि भाई मुझे आज डिसीज हुई है ये, सो आपको 3 महीने के अंदर अंदर उसको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, आ गई। अभी जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है, वो है एक्सीडेंट अराइज, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट आपके थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये मैं ऊपर से बता रहा हूँ, अगेन आपको डीपली खुद पढ़ने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, इसके बस आप 2 पॉइंट पढ़ लेना बहुत है। ठीक है, ये क्या है, एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि भाई जो आपकी डिसीज हुई है और जो आपकी जॉब है उसमें आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, मतलब आप उसी जॉब पे काम कर रहे थे, इस केस में कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, दूसरा अगर कैजुअल कनेक्शन है, मतलब आपने कभी उस पर काम नहीं किया और आप अचानक काम करने चले गए और आपको इंजरी हो गई, सो उस केस में भी आपको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, आप ये समझो कि जो आपका एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसके अंदर आपका एक और कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है, दैट इज नोशनल एक्सटेंशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द, इसमें मैं आपको बता देता हूँ ये कहता क्या है। इसके अंदर ये है कि नेसेसरी नहीं है कि जब आपकी डेथ हो रही हो आप काम कर रहे हो। कुल मिला के छोटा छोटा मोटा मोटा पार्ट इसका ये है। ठीक है भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी काम करते करते मौत हो, क्या पता भाई आपकी ऑक्यूपेशनल डिसीज की वजह से डेथ हुई हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दूसरा, क्या पता आप ट्रैवल करने गए हो जो कि आपकी कंपनी से जरूरी हो। लेट्स से कि भाई एम्प्लॉय ने बोला राम से, राम इज द एम्प्लॉय ने बोला कि राम तुमको XYZ प्लेस पे जाना है या फिर तुमको इस कंट्री में जाना है और हमारा काम करके आना है। रास्ते में ही राम की मौत हो गई। ठीक है, तो वो जॉब तो कर नहीं रहा, उसको कहते हैं हम एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस केस में भी आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। और यही जो थ्योरी है इसकी, वो उस थ्योरी का नाम क्या है, वो है आपका नोशनल एक्सटेंशन। ये नेशनल नहीं है, ये आपका नोशनल ही है। ठीक है, सो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट द मस्ट बी एक्चुअल वर्किंग एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, इट इज कॉल्ड नोशनल एक्सटेंशन। थोड़ा सा इसका डीप पढ़ लेते हैं। इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड दैट देयर मस्ट बी सम कैजुअल कनेक्शन बिटवीन, ठीक है, द डेथ ऑफ वर्कर एंड हिज एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब अगेन वही है जो मैंने आपको बताया था कि भाई आपका कैजुअल रिलेशन हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि भाई एम्प्लॉयर कहते थे कि आपकी डेथ जॉब करते करते नहीं हुई है तो हम आपको कंपनसेशन पे नहीं करेंगे। उसी चीज को हटाने के लिए यहाँ पे थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन आया और इन्होंने क्या कहा कि कोई बात नहीं भाई, वो उसकी डेथ हो चुकी है बट वो आपके काम से बाहर गया था, तो इस केस में आपको कंपनसेशन पे देना पड़ेगा। ठीक है, इसकी एक और पॉइंट है नोशनल एक्सटेंशन की, वो क्या है, इफ द एम्प्लॉय डाइज एज द नेचुरल रिजल्ट ऑफ द डिसीज फ्रॉम विच ही वाज सफरिंग। अगेन मैंने क्या बताया था आपको अभी, ऑक्यूपेशनल डिसीज, ये आपका उसी से रिलेटेड है। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, आ गई। ये आपका था पूरा एक्ट
किस चीज का, सॉरी आपको लास्ट कॉन्सेप्ट और रह गया है, जो कि आपका एम्प्लॉयर्स लाइबल व्हेन कॉन्ट्रैक्टर इज एंगेज्ड। मतलब एम्प्लॉय की क्या लायबिलिटी है अगर कॉन्ट्रैक्टर एंगेज्ड हो काम में। सेम लायबिलिटी है, इट मेक्स एम्प्लॉय लायबल फॉर कंपनसेशन टू सच एम्प्लॉय हायर्ड बाय ब्ला ब्ला ब्ला। काट दो इसको, मतलब याद रखना है, काटना नहीं है, वो इसको मैं काट रहा हूं बस। इसमें क्या होता है, पहला क्या है, दी कॉन्ट्रैक्टर इज एंगेज टू डू बिजनेस। भाई अगर कॉन्ट्रैक्टर एंगेज्ड है, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, जिससे आपने एम्प्लॉय लिए हैं। अगर वो एम्प्लॉय एंगेज है बिजनेस में, दैट ट्रेड ऑफ बिजनेस में अगर वो एंगेज है, तो आपको कंपनसेशन पे देना पड़ेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर आपके बिजनेस में पार्ट है ट्रेड का, आपको कंपनसेशन पे देना पड़ेगा। और आपको कंपनसेशन पे देना पड़ेगा जो आपकी सारी कंडीशंस है नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए, जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी। ठीक है भाई, वो जॉब पे रहे काम करते करते, ठीक है, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इन केस अगर वो पार्शल है तो, बट अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपने उसकी बात मानी है या फिर नहीं मानी है। ठीक है, ये था आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। इसमें शायद मैंने आपको 2-3 होमवर्क दिए हैं, तो वो होमवर्क करके जरूर आना। पहला है आपका एम्प्लॉय, दूसरा है आपका डिपेंडेंट। ये आपको थोड़े से पढ़ने हैं, बाकी जो लास्ट वीडियो आएगी मैं उसमें डिपेंडेंट कवर कर दूंगा, बट स्टिल मेरे ऊपर डिपेंड ना रहें, आप एक बार इसको पढ़ लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहीं अगर आपको कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में डालें। प्लस अगर आपको कुछ लग रहा हो कि मैंने कुछ गलत पढ़ाया है, उसको भी कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसको पिंग कर देंगे, जिससे कि लोगों के पास गलत नॉलेज ना पहुंचे। ठीक है, एट द एंड बाय बाय, कीप लर्निंग।